तो आज हम भारतीय संविधान के शायद सबसे जरूरी, सबसे चर्चित हिस्से पर बात करने वाले हैं, हमारे मौलिक अधिकार। जी। ये सिर्फ कानून की बातें नहीं है ना? ये वो वादे हैं जो एक राष्ट्र अपने नागरिकों से करता है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये अधिकार कहीं आसमान से नहीं टपके। इनके पीछे एक लंबा संघर्ष रहा है। जैसे हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि आज़ादी से बहुत पहले 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति ने एक अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग की थी। 1928 में? यानी आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ ये सोच भी चल रही थी। एकदम। ये सोच उस वक्त भी थी कि आज़ाद भारत में सरकार की ताकत पर नागरिकों के हक भारी होने चाहिए। तो ये अधिकार एक तरह से सरकार के लिए एक सीमा तय करते हैं, एक लक्ष्मण रेखा जिसे वो पार नहीं कर सकती। सही कहा। चलिए, तो फिर ऐसे थोड़ा और खोलते हैं। इन्हें मौलिक या फंडामेंटल ही क्यों कहा जाता है? इन्हें मौलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के उसके चौतरफा विकास के लिए, उसकी गरिमा के लिए एकदम बुनियादी माने गए हैं। अच्छा। संविधान के भाग 3 में इन्हें जगह दी गई है और ये इतने अहम है कि सरकार कोई आम कानून बनाकर इन्हें राज नहीं छीन सकती। जी बिल्कुल, इन्हें छीन नहीं सकती। इन्हें बदलने के लिए संसद को एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया यानी संविधान संशोधन से गुजरना पड़ता है। और यही बात इन्हें बाकी कानूनी अधिकारों से अलग और ज्यादा ताकतवर बनाती है। एकदम सही। ठीक है, तो ये तो हुआ ढांचा। अब आते हैं इन अधिकारों के दिल पर। हमारे पास जो सामग्री है वो इन्हें 6 बड़ी श्रेणियों में बांटती है। शुरुआत होती है समता के अधिकार से। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, सब बराबर हैं, लेकिन क्या है वाकई इतना ही सीधा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही पर हमारे संविधान की खूबसूरती दिखती है। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर है। राइट। से धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दुकानें, होटल, कुएं, सड़कें, हाँ, सब कुछ, सब सबके लिए खुले हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर आता है अनुच्छेद 16 जो सरकारी नौकरियों में समान अवसर की बात करता है। और वहीं पर हमारे दस्तावेज में आरक्षण का जिक्र एक अपवाद के तौर पर है। हाँ, यहीं पर तो अक्सर बहस छिड़ जाती है। जी, और ये एक बहुत जरूरी सवाल है कि अगर सब बराबर हैं तो फिर आरक्षण क्यों? क्या ये समानता का उल्लंघन नहीं है? देखिए, हमारे नोट्स इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि संविधान बनाने वालों ने सिर्फ बराबरी नहीं बल्कि अवसर की बराबरी का लक्ष्य रखा था। अवसर की बराबरी? हाँ, उनका मानना था कि एक ऐसे समाज में जहां हजारों साल से कुछ वर्गों को आगे बढ़ने के मौके ही नहीं मिले, हाँ। वहां सबके लिए एक ही शुरुआती लाइन खींच देना असली बराबरी नहीं होगी। अच्छा, मतलब ये एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। इसीलिए अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण को समानता का उल्लंघन नहीं बल्कि पिछड़े वर्गों को दूसरों के बराबर लाने का एक जरिया माना गया। ये सकारात्मक भेदभाव का एक क्लासिक उदाहरण है, कह सकते हैं। ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया है। यानी सच्ची समानता लाने के लिए कभी-कभी आपको लोगों के साथ अलग तरह से व्यवहार करना पड़ता है। जी। तो इस समता के अधिकार में और क्या शामिल है? इसमें 2 बहुत ही क्रांतिकारी विचार और हैं। एक है अनुच्छेद 17 जो छुआछूत यानी अस्पृश्यता को पूरी तरह से खत्म करता है। ये सिर्फ एक कानून नहीं, एक सामाजिक बुराई पर संवैधानिक प्रहार था। और फिर है अनुच्छेद 18 जो महाराजा राय बहादुर जैसी उपाधियों को खत्म करता है। अच्छा, टाइटल्स का अंत। हाँ, इसका मकसद ये था कि लोकतांत्रिक भारत में कोई भी जन्म के आधार पर दूसरों से ऊंचा ना हो। तो जब संविधान ने यह तय कर दिया कि सभी नागरिक बराबर हैं, तो अगला सवाल उठता है कि ये बराबर नागरिक अब कर क्या सकते हैं? और शायद यहीं से स्वतंत्रता का अधिकार आता है ना? एकदम सही कनेक्शन है। बराबरी की नींव पर ही आजादी की इमारत खड़ी होती है। अनुच्छेद 19 अकेले ही हमें 6 तरह की आजादी की गारंटी देता है। 6 तरह की? जी, बोलने और अपनी बात रखने की आजादी, शांति से इकट्ठा होने की आजादी, संघ या समूह बनाने की आजादी। भारत में कहीं भी आने जाने और बसने की आजादी भी इसी में है। हाँ, वो भी है। और कोई भी पेशा या व्यापार करने की आजादी भी। ये सब मिलकर एक तरह से लोकतंत्र की धड़कन है। और इन्हीं स्वतंत्रताओं के बीच एक अनुच्छेद है जिसे हमारे दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण कहते हैं, अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। इसे इतना खास क्यों माना जाता है? क्योंकि इसकी व्याख्या इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ बहुत बड़ा कर दिया है। जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीवन है। बिल्कुल। इसी एक अनुच्छेद की छांव में हमें निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी,
स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और यहाँ तक कि सोने का अधिकार भी मिला है। ये एक ऐसा बीज है जिससे अधिकारों का पूरा पेड़ उगाया है। और इसी पेड़ की एक बहुत बड़ी और अहम शाखा है अनुच्छेद 21A, यानी शिक्षा का अधिकार। जी हाँ, इसे बाद में जोड़ा गया 2002 में 86th संविधान संशोधन के जरिए। इसने 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। और इसे लागू करने के लिए ही RT एक्ट आया। सही। इस वादे को जमीन पर उतारने के लिए 2009 में RTE यानी शिक्षा का अधिकार कानून बना, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ। इसमें प्राइवेट स्कूलों के लिए भी कुछ नियम हैं? हाँ, इसमें निजी स्कूलों को भी जिम्मेदार बनाया गया कि वो अपनी 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखें। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे अनुच्छेद 21 सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक हकीकत बनाने की कोशिश है। स्वतंत्रता के अधिकार में गिरफ्तारी से जुड़ा भी एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 22। इसके बारे में हमारे नोट्स क्या कहते हैं? अनुच्छेद 22 हमें मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ कुछ सुरक्षा देता है, जैसे आपको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और वकील करने का हक भी? जी, और आपको अपने पसंद का वकील करने का हक होगा। लेकिन इसी में एक विवादास्पद हिस्सा भी है, जिसे निवारक नजरबंदी या प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। हाँ, ये हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है। किसी व्यक्ति को जुर्म करने से पहले ही सिर्फ शक के आधार पर हिरासत में ले लेना, ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत के बिल्कुल उलट लगता है। सही कहा आपने। इसका मकसद तो अपराध को होने से रोकना है, लेकिन इसके दुरुपयोग की भी काफी गुंजाइश रहती है। तो क्या संविधान इस पर कोई रोक नहीं लगाता? लगाता है, इसीलिए संविधान इस पर एक सीमा भी लगाता है। हमारे नोट्स में साफ लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को इस कानून के तहत अधिकतम 3 महीने तक ही हिरासत में रखा जा सकता है। सिर्फ 3 महीने? हाँ, उससे ज्यादा के लिए एक सलाहकार बोर्ड की मंजूरी जरूरी होती है। ये स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। ठीक है, तो हमने बराबरी और आजादी की बात कर ली। अब आते हैं उन अधिकारों पर जो समाज के सबसे कमजोर तबकों को सुरक्षा देते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जी, यह अधिकार सीधे सीधे इंसानी गरिमा पर होने वाले हमलों को रोकते हैं। अनुच्छेद 23 वो मानव तस्करी और जबरदस्ती काम कराने, जिसे बेगार कहते थे, उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगाता है। यानी एक तरह से आधुनिक गुलामी के हर रूप पर रोक। बिल्कुल, उसे गैर कानूनी ठहराता है। और बच्चों के लिए? उसके लिए खास तौर पर अनुच्छेद 24 है। ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कारखानों, खदानों या किसी भी खतरनाक काम पे मजदूरी कराने पर रोक लगाता है। ये तो बहुत जरूरी है। ये हमारे बच्चों के बचपन को बचाने की संवैधानिक गारंटी है। सही। अब बात करते हैं एक ऐसे अधिकार की जो भारत जैसी विविधता वाली जगह के लिए बेहद जरूरी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। निश्चित रूप से अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका पालन कर सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों को अपने मामलों का प्रबंधन करने की आजादी देता है। एक सवाल है, क्या इसका मतलब ये है कि धर्म के प्रचार के लिए सरकार लोगों से टैक्स ले सकती है? नहीं, और ये एक बहुत अहम बिंदु है। अनुच्छेद 27 साफ कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अच्छा। यह राज्य और धर्म के बीच एक जरूरी दूरी बनाए रखता है। और साथ ही अनुच्छेद 28 सरकारी पैसों से चलने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगाता है। इसी से जुड़ा हुआ अगला अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ये मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के लिए हैं, है ना? हाँ, ये अधिकार भारत की विविधता को सहेजने का काम करते हैं। अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों को अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाने का पूरा हक है। और अगर वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कोई स्कूल या कॉलेज खोलना चाहे तो? उसके लिए अनुच्छेद 30 है। ये भाषाई और धार्मिक दोनों तरह के अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और उन्हें चलाने का अधिकार देता है। इसमें एक दिलचस्प बात है जो हमारे नोट्स में बताई गई है। 1978 में 44th संशोधन के जरिए इसमें एक खंड 1A जोड़ा गया।
अच्छा, वो क्या है? यह सुनिश्चित करता है कि अगर सरकार किसी अल्पसंख्यक संस्थान की जमीन का अधिग्रहण करती है तो उसे इतना मुआवजा देना होगा कि उनके अधिकार में कोई रुकावट ना आए। मतलब उनके अधिकारों को एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच दिया गया। जी बिल्कुल। हमने अब तक 5 अधिकारों की बात कर ली, लेकिन अगर इनमें से कोई अधिकार हमसे छीना जाए तो हम क्या करेंगे? ये अधिकार सिर्फ कागज पर सुंदर लगने वाली बातें तो नहीं है। और आपका यही सवाल हमें छठे और शायद सबसे अनोखे मौलिक अधिकार पर लाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32? हाँ, अनुच्छेद 32। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। संविधान की आत्मा? ये तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार बेमानी हो जाते। ये अनुच्छेद हर नागरिक को वो ताकत देता है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। किसी निचली अदालत में जाने की जरूरत नहीं, सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत में। सीधा, किसी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट। और तब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? तब सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट नाम के विशेष आदेश जारी करता है। रिट? जी, आप इसे एक नागरिक के हाथ में इमरजेंसी फ्लेयर गन की तरह समझ सकते हैं। जब भी आपके अधिकारों पर हमला हो, आप ये फ्लेयर गन सीधा सुप्रीम कोर्ट की तरफ दाग सकते हैं और उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। वाह, ये तो सच में अधिकारों को सिर्फ वादा नहीं बल्कि एक हकीकत बनाता है। बिल्कुल। हमारी सामग्री में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है, दक्षिण अफ्रीका के 1996 के संविधान का। बताया गया है कि उसमें दुनिया के सबसे व्यापक अधिकार शामिल हैं। जी, ये दिखाता है कि अधिकारों की ये लड़ाई और सोच एक वैश्विक आंदोलन है और ये हमें याद दिलाता है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये समय के साथ विकसित होता है। जैसे भारत में भी अभियुक्तों के अधिकारों को लेकर स्पष्ट प्रावधान है, किसी को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता या एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ये सब एक सभ्य समाज की निशानियां हैं। सही कहा, ये राज्य की असीमित शक्ति पर अंकुश लगाती हैं। तो कुल मिलाकर ये अधिकार सिर्फ एक सूची नहीं है, ये एक दर्शन है। ये समानता से शुरू होते हैं, स्वतंत्रता का विस्तार करते हैं, कमजोरों को शोषण से बचाते हैं, हर आस्था और संस्कृति का सम्मान करते हैं और अंत में इन सभी की रक्षा के लिए नागरिक के हाथ में एक अचूक हथियार भी देते हैं। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये अधिकार ही हैं जो एक भीड़ को नागरिक और एक जमीन के टुकड़े को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाते हैं। जी, ये वो बुनियादी नियम हैं जो तय करते हैं कि नागरिक और सरकार का रिश्ता कैसा होगा। ये एक शानदार चर्चा रही। इन अधिकारों के ढांचे को समझना मतलब हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को समझना है। लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचना चाहिए। जरूर पूछिए। हमारे संविधान में लगभग हर मौलिक अधिकार के साथ उचित प्रतिबंध या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की एक शर्त जुड़ी हुई है, यानी आपकी आज़ादी असीमित नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज की सुरक्षा के बीच ये संतुलन की रेखा आखिर कौन और कैसे तय करता है? और क्या ये रेखा कभी एक तरफ ज्यादा तो नहीं झुक जाती? अब इस वीडियो की कक्षा यहीं समाप्त होती है।